नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अपनी जैसे पिछली बार चर्चा हुई थी सौंदर्य के बारे में कि सौंदर्य क्या है, इसका परिचय क्या है, इसके बारे में लोगों की क्या धारणा रही है। एस्थेटिक्स, सौंदर्य, तो जैसे पश्चिम के विद्वानों की क्या धारणा रही है, साथ ही हमारे पूर्वी प्रदेश में या पूर्वी देशों की इसमें क्या धारणा है। पूर्व में जैसे अपने भारतीय चिंतन में क्या कहा गया है, दर्शन में क्या कहा गया है, भारतीय साहित्य में क्या कहा गया है, उसी तरह से पश्चिम में जिसकी शुरुआत हम मानते हैं, जैसे यहाँ से हमने ग्रीक यूनान से, तो यूनान के विद्वानों के बाद में जैसे वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है दर्शन शास्त्र के, उसके बाद में धीरे 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 आगे भारतीय विद्वान या भारत के अंदर इसमें क्या कहा गया, इसके परिचय, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे या उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा चल रही थी जैसे उसी में आधुनिक विद्वानों में, तो क्रोचे था, अलग अलग जो विद्वान तो हो गए थे, उसी में अब आगे चर्चा हम करेंगे। जैसे सूजन के लेंगर, अब सूजन के लेंगर के अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों तथा समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है। लेंगर ने सौंदर्य शास्त्र का संबंध अभिव्यक्ति से नहीं माना। उन्होंने कला के प्रभाव पक्ष के विवेचन विश्लेषण को ही विवेच्य विषय माना। इस प्रकार जैसे सूजन के लेंगर का ये एक अपना मत रहा है। अब जैसे आगे हम चर्चा करते हैं कि पाश्चात्य देशों के समान ही पूर्वी देशों में भी सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन परंपरा मिलती है, जिनमें पाश्चात्य कला चिंतन में प्रमुख केंद्र सौंदर्य है। जापान में युगेन कलाकृति के माध्यम से व्यंजित पदार्थगत आंतरिक गहन सौंदर्य को कला चिंतन का आधारभूत तत्व माना गया है। तो उसी प्रकार से चीन में ध्वनि बोधक सिद्धांत के द्वारा कला चिंतन की अवधारणा की गई है। और भारत की हम बात करते हैं तो भारत के अंदर जैसे कला चिंतन तथा सौंदर्य शास्त्र का विशिष्ट अन्वेषण या इसका जो मेन जो धारण वो रहा, आधार रहा है, वो रहा रस सिद्धांत द्वारा। रस सिद्धांत द्वारा किया गया। भारतीय कला दर्शन के अनुसार चेतन, अचेतन तथा अतिचेतन मन से सृजन का प्रारंभ होता है। इसलिए कला को रूप सृष्टि में व्यष्टि ही नहीं समष्टि भी अपनी छवि दर्शाती है। यही कला की सार्वभौमिकता है। कला एक की न होकर या न रहकर सर्वमय, सर्वकालिक तथा अमर हो जाती है। कला में जड़ कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। अब भारतीय धर्म ऋषियों ने देखा कि आत्मा से बढ़कर और आत्मा के अतिरिक्त विश्व में कुछ भी प्रिय नहीं है, और जो प्रिय है वह सुंदर है, आनंद है, रस है। ये हमारे भारतीय जो आगे इसके बारे में डिटेल में या जैसे और आगे विस्तार में हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये परिचय के रूप में ये चल रहा है। इसी क्रम में जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा क्या कहा, रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि प्रेम से अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है। कला में आत्म चैतन्य, अपनेपन की प्रतिछाया मिलती है। अचेतन स्थूल माध्यम से चेतना का चमत्कार दर्शना यही कला का कृतित्व है। इस प्रकार सुंदर की अनुभूति में आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। जिस रूप में प्रियतम आत्म चेतना का विलास नहीं, वह अर्थहीन है, और जब अर्थ ही नहीं है तो उसमें सत्य भी नहीं है, और जो प्रिय तथा सत्य नहीं है उसमें शिव अर्थात शुभ का कैसे निवास हो सकता है। आत्मा अभिव्यक्ति ही कला का प्राण है। इस प्रकार जैसे आत्मा का जो प्रकटीकरण है प्रत्यक्ष रूप है, इसलिए कला में सत्यम, शिवम, सुंदरम का अनुभव न हो यह असंभव है। भारतीय कला दर्शन तथा सौंदर्य दृष्टि का मूल तत्व ही सत्यम, शिवम, सुंदरम है। अब आगे जैसे वेदों में क्या कहते हैं, वेदों में रस और आनंद है।
रूप है, रंग है, संगीत तथा पद्य है, सूक्ति तथा गाथा है, तथा अंत में सत्य चित्त आनंद है, अर्थात वह सब कुछ है जिससे कला का निर्माण होता है। वेद की कला दृष्टि में रूप कला का सार है तथा रूप में लय विधान ही उसका सर्वस्व है। वेद में अर्थ शून्य कुछ भी नहीं है। कला अपने कौशल से अचेतन में चेतना का चमत्कार जगाती है तथा चैतन्य का यह चमत्कार ही अर्थ है। अब आगे जैसे उपनिषदों में क्या कहते हैं, उपनिषदों में सौंदर्य को विशुद्ध आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में देखा। यहाँ सौंदर्य का भौतिक पक्ष उपेक्षित रहा। अब आगे जैसे भरत मुनि क्या कहते हैं, भरत मुनि कहते हैं, भरत मुनि ने अपने कला चिंतन में इस अर्थ को ही नहीं स्वीकार किया, वरन कहा कि काव्यार्थ वह होता है जो हृदय संवादी प्रिय सुंदर हो। ऐसा काव्यार्थ मन की गंभीर वेदनाओं का स्पर्श करता है, जिसमें मन में भावनाओं के उद्रेक से वह भावित अर्थात रसनीय हो जाता है। यही रसानुभूति सौंदर्य चेतना को जगाती है। इस प्रकार जैसे हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो अलग अलग जैसे वेदों में, पुराण में, उपनिषदों में तथा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के माध्यम से ये कहा। अब आगे जैसे भरत मुनि ये कहते हैं, भारतीय दृष्टि में मन अंतर्मुखी होकर सत्य तथा आत्मा के प्रत्यक्षीकरण से शाप्ति का अनुभव करता है। जो सत्यम शिवम सुंदर है, मन की रजोगुण तथा तमोगुण वृत्तियाँ सत्य में लीन होकर आत्म प्रत्यक्ष करती है, जिससे मन अखंड हो जाता है। इसलिए भारतीय आचार्यों ने कहा कि अखंड बुद्धि समास्वाद्य काव्यम, यह अखंडता रूप में प्रतिरूपित होती है। रूप का सृजन ही कलात्मक सृजन है, जिसकी अनुभूति कला की अनुभूति है। कला रूप का स्थूल माध्यमों से में लय के चमत्कार द्वारा सृजन करता है, जिसके श्रेष्ठ उदाहरण नटराज, कोणार्क की मूर्तियों तथा अजंता एलोरा की कला में मिलते हैं, जहाँ जड़ता का कहीं भी दर्शन नहीं होता। अब ऐसे ही भारतीय विद्वानों में पंचपगे शास्त्री ने सौंदर्य शास्त्र को रसानुभूति से प्राप्त आनंद का दार्शनिक विवेचन कहा है। इसी कड़ी में आगे जैसे हैं के.एस. रामास्वामी शास्त्री के अनुसार सौंदर्य शास्त्र कला में अभिव्यक्ति सौंदर्य का विज्ञान है। तो दूसरी ओर कांति चंद पांडे के अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का विज्ञान तथा दर्शन है। सौंदर्य शास्त्र समस्त कलाओं का शास्त्र है। सौंदर्य शास्त्र की सीमा काव्य के साथ काव्येतर कलाओं, स्थापत्य, मूर्ति, चित्र तथा संगीत तक विस्तृत है। इसलिए सौंदर्य शास्त्र मात्र काव्य शास्त्र नहीं बल्कि कला शास्त्र है। अब आगे जैसे सौंदर्य या जैसे अंग्रेजी में इसको कहा गया है ब्यूटी। अंग्रेजी भाषा में सौंदर्य का वाचक शब्द ब्यूटी है। ब्यूटी बो का अर्थ प्रिय तथा टी भाव वाचक प्रत्यय है। इस प्रकार ब्यूटी का कोशगत अर्थ है वह गुण जो इंद्रियों को तीव्र आनंद प्रदान करता है। भारतीय साहित्य में सौंदर्य को इसी रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय साहित्य में सौंदर्य का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है सुंदर प्लस व्यंज बराबर सुंदर होने का भाव, अर्थात सुंदरता अर्थात जो चित्त को आर्द्र बना देता है। विश्व में सौंदर्य शास्त्र के दो अंग हैं, कला एवं सौंदर्य, किंतु कला व सौंदर्य का कोई संबंध नहीं है। सौंदर्य का उद्गम प्रकृति है। प्रकृति के
सौंदर्य सौंदर्य का उद्गम प्रकृति है। प्रकृति के सौंदर्य से ही प्रेरित होकर ही कला अपनी कल्पना व ज्ञान से कलाकृति का निर्माण करता है। मानव में सौंदर्य बोध जन्मजात होता है। पाश्चात्य विचारकों ने सौंदर्य को अपने अपने विचारों के अनुसार विविध रूपों में परिभाषित किया। सुकरात के अनुसार सुंदर एवं शिव एक है, अतः सुंदर जीवन सापेक्ष है। प्लेटो का मत है कि सुंदर, शिव और सत्य एक है, सुंदर परम व पूर्ण है तथा सुंदर के लिए नैतिक होना आवश्यक है। अरस्तु ने सौंदर्य को आकांक्षा, वासना और उपयोगिता से ऊपर की वस्तु माना। प्लूटार्क के विचार अनुसार सौंदर्य एक प्रकार की कलात्मक कुशलता है। प्लॉटिनस ने सौंदर्य को पूर्णतः भागवत और रहस्यात्मक अनुभूति माना। तो बामगार्टन ने सौंदर्य का चरम प्रतिमान प्रकृति को बताते हुए प्रकृति के अनुकरण को ही सौंदर्य सृजन कहा। कांट के अनुसार सौंदर्य चिंतनशील धारणा का आनंद है। शेफ्ट्सबरी ने कहा कि सौंदर्य और परम विभु एक है, और रस्किन के शब्दों में सौंदर्य ईश्वर की विभूति है। चर्नीसेवस्की ने कहा कि सौंदर्य ही जीवन है। इस प्रकार हम जैसे एक सौंदर्य के बारे में अभी हम परिचय के बारे में हम जो परिचय के रूप में एक चर्चा कर रहे थे कि सौंदर्य के बारे में विद्वानों के क्या क्या मत है, ये अभी हमने एक संक्षेप में इनके विद्वानों की राय के बारे में हमने जाना। प्लस इसका अर्थ, ये सौंदर्य का क्या अर्थ है, पश्चिम में इसके बारे में क्या कहा गया है, ब्यूटी का क्या मतलब है, ये इनके बारे में हमने एक चर्चा करी। अब हम आगे अगले जैसे अध्याय में हम चर्चा करेंगे अगले उसमें कि जैसे पाश्चात्य जो विद्वान हैं इसमें प्रमुख कौन कौन, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात है, इनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। इनके विस्तृत रूप में इन्होंने सौंदर्य के बारे में क्या कहा गया है, और उसके पश्चात जैसे भारतीय दर्शन में हमारे सौंदर्य के बारे में क्या चर्चा की गई है। धन्यवाद।